नमस्कार दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूंगा कि आप सभी लोगों ने बिहार अनलॉक का एपिसोड नंबर 1 देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने बिहार में यूरोपियन कंपनी कैसे आए और किस प्रकार से उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को लगाई और क्या-क्या उनके व्यापार का मेन पॉइंट था, उसको हम लोगों ने हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा। आज के हमारे इस बिहार अनलॉक के सीरीज नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि उन जितने भी यूरोपियन कंपनीज थी उसमें सबसे पावरफुल थे ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स ने आखिर किस प्रकार से हमारे बिहार के क्षेत्र में अपना वर्चस्व साबित किया। आज के इस एपिसोड में हम उसी के ऊपर देखेंगे। तो आज की कहानी है बिहार, बंगाल और ब्रिटिश, इन तीनों का एक ट्रायंगुलर, एक प्यार होगा। साथ ही साथ आज टकरार भी होगा, जिसमें हम बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर को भी देखेंगे और देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से आने वाले वक्त में ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपेंशन जो है इसकी शुरुआत की। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल जीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो आइए जरा देखते हैं हम लोग क्या है इसके पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट थे। तो सबसे पहले बंगाल, बिहार और ब्रिटिश राज संप्रभुत्व का संघर्ष, यानी कि अब यहां पर ब्रिटिशर्स अपनी ताकत लगाएगा, यहां पर बंगाल अपनी ताकत लगाएगा, बिहार में भी जो रीजनल नेता या रीजनल बैंकर्स हैं वो अपना अलग गेम खेलेंगे। तो समझिए कि एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप पूरा सीक्वेंस चल रहा है कि मुगलों के फरमान से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण वर्चस्व तक की कहानी, यानी कि 1717 जो फारूक सियार देगा मुगलों को ट्रेडिंग राइट, वहां से लेकर के 1784 तक की कहानी जहां पे ड्यूल सिस्टम को समाप्त किया जाएगा, उन सारे पहलुओं को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये कहते हैं ना, एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी को बयां कर दे, और एक अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी तस्वीर में समा जाए। आप इस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं कि ये दौर नवाब का दौर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर, और ये संघर्ष और विश्वासघात की बात जो हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी में। सबसे पहले आप सभी लोगों को बताते चले, 1717 में मुगल सम्राट थे फारूक सियार। फारूक सियार की बात जब हम लोग करते हैं तो फारूक सियार दो चीज के लिए जाने जाते हैं। पहला चीज कि कंपनी को दिया इन्होंने ट्रेडिंग राइट, जिसको कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, यानी कि अंग्रेजों को बंगाल एवं सूरत में व्यापार की मान्यता देने वाले फारूक सियार 1717 में कंपनी को अपने सिक्के प्रयोग करने का भी अधिकार दिया कि भाई तुम जो है अपना करेंसी, अपना जो क्वाइन है, इस प्रयोग करो। इसके अलावा दूसरा चीज जो फारूक सियार से जिसके तार बिहार से जुड़े हैं वो ये है कि बंगाल की सूबेदारी, याद रखिएगा फारूक सियार आखिरी मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपॉइंट किया बंगाल में कोई गवर्नर को, और वो कौन था? उसका नाम था मुर्शीद कुली खान, यानी कि मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। साथ ही साथ 1719 में उड़ीसा भी जो है उसके अधीन, उड़ीसा को भी अपने अधीन जो है ले लिया। याद रखिएगा सूबेदारी जो है इसको नियुक्त किया और उड़ीसा को भी 1719 में उड़ीसा बिहार को ही ले लिया। ऑब्वियस सी बात है कि एक शासक के दो फैसले, एक ने विदेशी शक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता दी और दूसरे ने स्थानीय सत्ता को मजबूती किया, और ऑब्वियस सी बात है टकराव अनिवार्य है। आप समझिए लॉजिक को, एक शासक, एक ने विदेशी शक्ति को हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता दी, और दूसरी ताकत एक और इसकी तरफ एक रीजनल लेवल पे हम कह सकते हैं स्थानीय सत्ता को मजबूती प्रदान दी। तो आपस में अब दोनों के बीच टकराव जो है ये तो लाजमी है, और यही टकराव अभी आगे आपको देखने को नजर आएगा। इसी बीच में आपको बताते चले, मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 में था, क्योंकि ये कुछ किरदार भी इंपॉर्टेंट है। फिर 1727 से 1739 के बीच में बनता है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन क्या करता है तो 1733 में बिहार को बंगाल के अधीन कर लेता है और अली वर्दी खां को बिहार का उपसूबेदार करता है। इस नाम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको अभी नजर आएगा। अली वर्दी खां को सुजाउद्दीन बिहार को पहले अपने अधीन करता है और अली वर्दी खां को देता है कि भाई तुम बिहार संभालो, तुम मेरे आदमी हो। इसके बाद सुजाउद्दीन के बाद आता है राजा सरफराज खान, बंगाल का नवाब। सरफराज खान उतना स्ट्रांग राजा नहीं था, अयोग्य राजा था। और इधर अली वर्दी खान बिहार में बैठे बैठे सोच रहा था कि अपना टाइम तो आएगा, और अपना टाइम 1740 में मिल जाता है गिरिया के युद्ध के समय, जहां पे सरफराज को हरा करके अली वर्दी खान नवाब बनता है।
और 1740 से 1756 तक उसका राज चलता है। 1756 में बीमार हो जाता है और बीमार हो जाने के बाद उसका नाती यानी कि जिसका हम कह सकते हैं सिराजुद्दौला, वो अगला नवाब बनता है। इतना ही नहीं, मुगलों से हटकर पूर्ण रूप से स्वतंत्र सत्ता का प्रारंभ हम कह सकते हैं अलीवर्दी खां के समय में हुआ। और ब्रिटिश व्यापारिक हितों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है ये अलीवर्दी खां के द्वारा ही क्रिएट की जा रही थी। और अलीवर्दी खां के बाद जब सिराजुद्दौला अगला नवाब बनता है तो ये भी बहुत समझिए कि ज्यादा मतलब समस्या जो है एक हो रहा था। लेकिन एक इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि ऑब्वियस सी बात है, जब सिराजुद्दौला पावर का जो ट्रांसफर हुआ तो स्मूथ तरीके से नहीं हुआ। एक्चुअल में हुआ ये था कि अलीवर्दी खां जब सिराजुद्दौला को अगला नवाब बनाता है तो बहुत सारे को सरपास कर देता है। सरपास कहने का मतलब कि उस बीच में बहुत सारे श्रेणी में थे, उसके अन्य दामाद थे, उसके अन्य नाती थे, और उन सबको करते हुए एक कम उम्र का सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है तो उन सब के अंदर एक जलनशील की भावना आ जाती है। और इसी का फायदा उठाते हैं अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ना, वो हमेशा से मतलब समझिए कि बहुत लाभदायक शुरुआती दौर में रही है। और अपने नस्ल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? हम लोग गद्दार हैं। आपको सुन के बुरा लगेगा लेकिन दिस इज अ रियलिटी। बहुत ही फेमस लाइन है, आप सबको पता है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां इतना दम था, कश्ती भी हमारी वहीं डूबी जहां पे पानी कम था। तो सिराजुद्दौला को उसी के समझ लीजिए कि रिश्तेदारों ने लूटा। तो वैसा ही कुछ हुआ। 1756 में सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है तो ढाका और पूर्णिया के उपनवाब जो है नाराज हो जाते हैं। और 4 जून 1756 में कासिम बाजार में पहली बार अंग्रेजों से इनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। इसके बाद 16 जून 1756 में अलीनगर पर अधिकार कर लेता है। उस समय में कलकत्ता को अलीनगर कहा जाता था। और अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक जो है ये यहां से भाग जाता है। अब अंग्रेज को हालत खराब हो गया। अंग्रेज एक षड्यंत्र करता है। हालांकि ये षड्यंत्र था या सच था, क्योंकि ये अंग्रेजों की तरफ से मानता है, हालांकि कई हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि ब्लैक होल त्रासदी जो था ये संघर्ष था। इसमें हॉलवेल बोलता है कि 446 कैदी को अंग्रेज क्या करता है, सिराजुद्दौला अंदर बंद करता है। और ये घटना 20 जून 1756 की, जिसको काल खोतरी घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी हम कहते हैं। केवल जो है 23 ही जीवित बचे। और 9 फरवरी 1757 को इस घटना के बाद दबाव हो गया सिराज के बाद कि भाई अब तो वो संधि करे। और इस कारण से अलीनगर की संधि क्लाइव द्वारा विवश हो गया करने को और इसको करना पड़ा। हालांकि हॉलवेल की घटना, जो हॉलवेल ने इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा था, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जानबूझ के किया गया ताकि वो अलीनगर की संधि करे। तो हुआ क्या, इधर अगर हम बात करते हैं कि बैटल ग्राउंड तैयार हो गया 23 जून 1757 को, एक ऐतिहासिक युद्ध जिसको हम कहते हैं प्लासी की लड़ाई, जो कि लड़ाई कम थी, विश्वाघात का जाल ज्यादा था। कैसे थे ये विश्वाघात का जाल, तो आप इसको समझिए। जहां हम देखते हैं सिराजुद्दौला के साथ वाले लोग, मीर जाफर जो इसका सेनापति था, ये जो था इसके अगेंस्ट हो गया। राय दुर्लभ दीवान जो था ये इसके अगेंस्ट हो गया। रॉबर्ट क्लाइव अलीनगर संधि भंग करने का आरोप लगा करके इसके अगेंस्ट हो गया। जगत से जो कि बैंकर था ये इसके अगेंस्ट हो गया। मोहनलाल जो वफादार सेनापति था ये इसके अगेंस्ट हो गया। मीर मदान जो कि वफादार सेनापति था ये भी इसके अगेंस्ट हो गया। उम्मी चंद्र जो कि व्यापारी था ये भी सिराज के अगेंस्ट हो गया। और मानिक चंद्र जो कि प्रभारी अधिकारी था ये भी सिराज के अगेंस्ट हो गया। और जब इतने लोग, जब इतने सारे अगेंस्ट हो गए तो एक क्लाइव क्या, इतने सारे क्लाइव के बीच में घिर गया अपना सिराजुद्दौला। और उसके बाद परिणाम हुआ कि मीर जाफर के पुत्र मिरान के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। और इस प्रकार से लास्ट हम कह सकते हैं लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल जो है वो मारा जाता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं इस बीच में 1757 से 1760 के अनुरूप जो मीर जाफर है, जैसा इससे वादा किया गया था, इसको अगला नवाब बना दिया गया। बट ये था महज पुतली राजा, जिसको हम कहते हैं पपेट किंग, जो कि अंग्रेजों के इशारों पे चलता था। आपको बताते चले 1757 से 1760 में कठपुतली नवाबों का दौर रहा, जहां पे मीर कासिम सबसे पहले 1760 में हॉलवेल द्वारा मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद को वापस से नवाब बना दिया गया। याद रखिएगा, मीर कासिम को 1760 में जब लगा कि मीर जाफर कुछ गड़बड़ करने वाला है, इसी बीच में सत्ता का मुखौटा नवाबों का था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो केवल और केवल कठपुतली राजा के रूप में थे। नियंत्रण पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुका था। आपको बताते चले हॉलवेल जो है ये बंगाल का नया गवर्नर बन गया। और इसी बीच में मीर जाफर जो 1757 में नवाब बना था, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित जो है कठपुतली राजा के रूप में एस्टेब्लिश्ड हो जाता है।
वहीं अगर हम बात करते हैं तो मीर कासिम जो है, ये मीर कासिम समझिए कि मीर जाफर से भी एक कदम आगे बढ़ाता है और सीधा सीधा विद्रोह करता है। और विद्रोह की शुरुआत होती है जब सबसे पहले ये अपनी राजधानी को, जो पहले मुर्शिदाबाद थी, जो कि अंग्रेजों के कलकत्ता से, अलीनगर से नजदीक थी, वहां से शिफ्ट कर लेता है मुंगेर में, क्योंकि अंग्रेज के हस्तक्षेप को कम करने के प्रयास के लिए इसको करता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि सैन्य जो आधुनिकरण, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो गुरगिन खान जो कि एक आर्मेनियन है, जो कि बेसिकली तैयार करता है इसकी सेना को। ये गुरगिन खान क्या करता है, तो इसकी सेना को तैयार करता है और तैयार करने के बाद मजबूत करता है और सेना के आधुनिक प्रशिक्षण के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आर्थिक प्रहार के रूप में जो स्थानीय व्यापार थे, खासकर अगर हम बात करते हैं स्वरूप चंद्र और हीरा चंद्र, जो कि बिहार के लोकल ट्रेडर्स थे, उनको अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग, उनको क्या बोलता है कि भाई तुम जो है हमको टैक्स दो, और साथ ही साथ अंग्रेज जो है दस्तक बेसिकली अंग्रेजों के जो ट्रेड होते थे उसको उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो बोलते क्या था कि आज से दस्तक ही खत्म, मतलब टैक्स का सिस्टम ही खत्म। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड ले आया, जिस कारण से अंग्रेज लोग जो काफी नाराज हुए। अल्टीमेटली कठोर प्रशासनिक नियंत्रण, यानी कि बिहार के नायाब सूबेदार राम नारायण की हत्या कर देता है और आय व्यय का ब्यौरा देने से जब उन्होंने इनकार किया तो, और ऑब्वियस सी बात है, इतना सब कुछ जब करता है मुंगेर में किला का भी निर्माण करता है और साथ ही साथ मुंगेर में जो है गोला बारूद की फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश कर देता है अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरगिन खान। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो यह कदम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए असहनीय हो गई और आगे जाकर के जो कि एक समझिए कि बीज पड़ा किसके रूप में, तो बैटल ऑफ बक्सर के रूप में। अब आपको बताते चले, इस बीच में एक घटना भी हुई थी, पटना हत्याकांड। एजेंट एलिस जो है पटना पर अधिकार कर लेता है और मीर कासिम ने पटना वापस लिया। एलिस और बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इसी घटना को हम लोग कहते हैं पटना हत्याकांड। आपको बताते चले, मीर कासिम की बात जब हम लोग करते हैं तो मीर कासिम जो है इसको हटा दिया गया बंगाल के नवाबी से, और उधर ऑब्वियस सी बात है कि मीर कासिम करता क्या है, वो सोचता है कि अब इसके बाद तो युद्ध अनिवार्य हो गया। मीर कासिम जाता है सुजाउद्दौला के पास, जो कि अवध का नवाब था। उसके बाद वो जाता है शाह आलम के पास, जो कि मुगल बादशाह था, और इन तीनों की कंबाइंड आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है बिहार के बक्सर के क्षेत्र में, जो कि ऐतिहासिक रूप से बैटल ऑफ बक्सर के रूप में जाना जाता है। इधर आपको बताते चलें कि त्रिकुट गठबंधन अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा तैयार हो गया। इनसे अगर हम बात करते हैं तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। अंग्रेजों की तरफ से थे हेक्टर मुनरो, और ये हेक्टर मुनरो ने क्या किया, तो रोहतासगढ़ किला था, रोहतास अगर हम बात करते हैं गढ़ किला, यहाँ का एक किलेदार था जिसका नाम था साहूमल। साहूमल को अपने फेवर में ले लेता है और इधर संयुक्त सेना मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की थी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इस तीनों की कंबाइंड आर्मी चंद घंटों में जंग को हार जाती है। और इस जंग को हारने के बाद यह तय हो गया कि आने वाले वक्त में जो रूल करने वाला है पूरे भारतवर्ष में वो ब्रिटिश है, वो ब्रिटेन जो है आने वाले वक्त में रूल करने वाले हैं। इसके अलावा इसका एक ऐतिहासिक विश्लेषण हमेशा किया जाता है कि प्लासी का बक्सर के बीच में, प्लासी का युद्ध जो था ये कॉन्स्पिरेसी थी, विश्वासघात था, जबकि बक्सर के युद्ध में एक जबरदस्त वर्चस्व दिखाया अंग्रेजों ने। इसमें नाम मात्र का युद्ध था, लेकिन भारत की तीन प्रमुख शक्ति अवध, बंगाल और साथ ही साथ मुगल, ये तीनों की कंबाइंड आर्मी हार गई। यहाँ पे कंपनी को केवल बंगाल में अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव मिला, और यहाँ पे इसके बाद इलाहाबाद की संधि साइन होती है, और इलाहाबाद की संधि 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके तहत जो है अंग्रेजों को दीवाने राइट भी मिल जाता है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, और वॉर कंपनसेशन सुजाउद्दौला से तो मिलता ही मिलता है। और इस साम्राज्य की नींव भली रखती है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन साम्राज्य स्ट्रॉन्ग स्थापित हो जाता है। इतना ही नहीं, 1265 में इलाहाबाद की संधि से कई क्वेश्चन बनते हैं, जहां पे सत्ता हम कह सकते हैं संपदा का हस्तांतरण हुआ। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दीवाने अधिकार लगान वसूली के लिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा का, आज के प्रेजेंट डेज में आप इंक्लूड कर सकते हैं पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसके दीवाने राइट को दे दिया, मात्र 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर। इतना ही नहीं, व्यापारिक कंपनी जो है, अब जो है हम कह सकते हैं कि जो व्यापारिक कंपनी के रूप में शासक और कर वसूलक जो है ये बन गई। और ऑब्वियस सी बात है, अवध के बाद अवध से करा एवं इलाहाबाद क्षेत्र लेकर के, अवध से अगर हम बात करते हैं करा, और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर के किसको दे दिया, तो बोला कि भाई शाह आलम को कि तुम यहां पे आके बैठो। साथ ही साथ अवध के नवाब सुजाउद्दौला से वार कंपनसेशन के लिए भी
पैसे लिए, इस बात को भी दिमाग में रखना है। इतना ही नहीं, 1765 में बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट क्लाइव के द्वारा, कभी कभी पूछ लेता है कि द्वैध शासन जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो क्लाइव के द्वारा लाया गया था, जिसमें नवाब के पास प्रशासनिक और प्रजा की जिम्मेवारी थी, जबकि इसके पास पावर बिल्कुल भी नहीं था। सारा माल ढोने वाला जो पावर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सैन्य बल और कर वसूली का पूर्ण अधिकार था और शून्य प्रशासनिक जिम्मेवारी, मतलब कहा जाता है इसके पास इसके बाद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ एब्सोल्यूट पावर, और इसके पास कहा जाता है एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ जीरो पावर। समझ इस चीजों को। तो दीवानी वसूली के लिए क्लाइव द्वारा जो है नियुक्त किया गया दीवान, जिसमें बिहार में राजा सितम राय, नाम को याद रखिएगा। बंगाल में अगर हम बात करते हैं मोहम्मद राजा खान, और उड़ीसा में राय दुर्लभ, याद रखिएगा उड़ीसा में कौन, तो राय दुर्लभ, बंगाल में मोहम्मद राजा खान, और बिहार में राजा सितम राय को नियुक्त किया गया कि भाई तुम कर जो है वसूलो, जो कि अंग्रेजों का है। और इस लालच का परिणाम ये हुआ कि जब इतनी सारी चीजें हो गई, जनता के लिए कुछ काम नहीं हो रहा, तो लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी हुई, जो अल्टीमेट आगे जाकर के अकाल का रूप लेता है और नवाबों का ऑब्वियस सी बात है ये अंत होता है। 1770 में भीषण अकाल पड़ा। द्वैत शासन के निर्मम कल वसूलों के कारण सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया थे। फिर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के गवर्नर द्वारा द्वैत सिस्टम को लगाया, किसके द्वारा गया, क्लाइव के द्वारा, हटाया किसके द्वारा गया, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, याद रखिएगा ड्यूल सिस्टम, और नवाब के पद को अंत कर दिया। और बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, मुबारक उद्दौला, याद रखिएगा ये आखिरी नवाब था बंगाल का, मुबारक उद्दौला, और संप्रभुत्व का पूर्ण रूप से ब्रिटिश हाथों में हम कह सकते हैं कि जाना हो गया। इतना ही नहीं, 1783 1784 में अकाल की गुंज और गोलघर का निर्माण, इस बीच में 1783 में जब लगा था पुनः अकाल आया, जिसके बाद एक जांच कमेटी ब्रिटिश अधिकारी जॉन सोर द्वारा स्थिति की जांच के लिए की गई, और जिसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने सुझाव दिया कि आपको एक ग्रेनरी बनानी होगी फूड सिक्योरिटी के लिए, जो कि 1784 में एक गोलघर निर्माण किया गया ब्रिटिश के इंजीनियर जॉन ग्लास्टिंग के द्वारा। और यह संरचना कंपनी के लुटेरे से प्रशासक बनने के स्थानांतरण प्रताप का प्रतीक है कि कंपनी जो पहले लूट रहा था, सिर्फ पैसा ले रहा था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस टाइप का गोलघर भी बना रहा है, जो पटना का आइकॉनिक गोलघर के रूप में जाना जाता है। अब अगर इन बंगालों के नवाबों की बात करते हैं तो इसकी वंशावली आप देख सकते हैं। 1717 से 27 मुर्शीद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, ये स्वतंत्र शासक थे। कठपुतली शासक के रूप में मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर पुनः, फिर शक्तिहीन और अंत जो है नजमुद्दौला, और उसके बाद सिर्फ उद्दौला, फिर मुबारक उद्दौला, जो कि नवाब पद इसके बाद हो जाता है समाप्त। अगर आपको यह एपिसोड बढ़िया लग रहा हो तो आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, और अगर आपको ऐसे एपिसोड कंटिन्यू वे में चाहिए तो जरूर बताइएगा अपनी राय कि कैसा लगा आपको एपिसोड। और एपिसोड नंबर 3 इसके आगे हम लोग करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना चाहता है, और मुझसे बिहार स्पेशल को बेहतरीन तरीके से अगर आप पेड क्लास में पढ़ना चाहते हैं, पेट्स पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से, हैंड रिटन नोट्स, तमाम तरह की चीजें अंडर माय मेंटरशिप आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको बताते चले, हम लोग हमारे टॉपिक में प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार के टॉपिक्स को कवर अप कराते हैं। 900 प्लस टॉपिक्स को आपको प्रीलिम्स और मेंस के कवर अप कराते हैं, जो कि 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में कवर होगा। और दोस्तों इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपका सारा का सारा जो है क्वेश्चन जो है हम लोग इसको सॉल्व कराते हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, आपको बताते चलें 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासें मिलती है इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स, हम लोग हमारे बैच में देते हैं। अब बोलिएगा सर ये जो फाउंडेशन है इसको होने में 8 से 10 महीने का वक्त लगता है, हमारा तो प्रीलिम्स 26 जुलाई में है। तो मेरे भाई फाउंडेशन करना इज कंपलसरी, नॉन नेगोशिएबल है, आपको करना ही करना है। आप आज कीजिए चाहे कल कीजिए, बिना फाउंडेशन के सिलेक्शन नहीं होना है। किसी भी टॉपर से पूछिए, फाउंडेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो फिर प्रीलिम्स के लिए क्या, तो मेरे भाई हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट प्रदान करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम आपको 2 महीने का डेडिकेटेड एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं। इसके अलावा हम आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, हम लोग इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका और हमारा 7 से प्रीलिम्स तक नहीं, प्रीलिम्स के आपके सिलेक्शन तक है, तो डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच देते हैं। 8 किताबों का सेट आपके घर तक, 51 से एमसीक्यू, एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स और ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टी, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जो टॉपिक आप मिस कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को मिस करने से पहले हम अगर बात करते हैं
तो कोई ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक को आप मिस कर रहे हैं, या कोई ऐसा टॉपिक जैसे किसी टॉपिक को आपको प्रीलिम्स से, क्योंकि फाउंडेशन है लाइव है तो उसको आपको करना है, तो लाइव रिकॉर्डेड का फाउंडेशन भी एक आपको दे देते हैं, रिकॉर्डेड फाउंडेशन। और मेंस के बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, ये तमाम तरह के फीचर्स आपको इस बैच में मिल जाते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा, तो इसको आप स्कैन कर लीजिए। अगर आप मान के चलिए कि मेरे मेंटरशिप में करना चाहते हैं और पेड बैच में इंटरेस्टेड हैं और ईएमआई पे भी सुविधा उपलब्ध है पेड बैच लेने की, तो ये मेरा नंबर है 8789847319। आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आदित्य सर से आप हम इस नंबर को सेव कर लीजिए, या अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो 9289996924 इस पर डायरेक्टली आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए या आदि लाइव कोड जो है हमको लगाना है। बाकी अगर आपको बताते चले कि तो अगर आप खुद से भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे इस पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो स्टेट पीसीएस पे जाएंगे। स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद बिहार पीएससी आरएम प्रीलिम्स प्लस मेंस पे आप जाएंगे। इसमें आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद मेरे भाई आप क्या करेंगे, तो जो भी आपका प्लेटिनम गोल्ड जो भी आपका है, हालांकि हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लेटिनम लीजिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो ADILIV आदि लाइव कोड लगा दीजिएगा और आदि लाइव कोड लगा के 15,999 में जो भी आपका लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश चुन लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कोड क्या लगा देना है, तो ADILIV आदि लाइव कोड लगा के आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और आपकी तैयारी जो है मजबूती हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।